हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BHIC 132 फुल क्लास होगी। वो यूनिट 1 के ऊपर भारत का इतिहास 400 CE से लेकर 1206 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, हम इसमें गुप्ता साम्राज्य के उदय एवं विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है और मैक्सिमम फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाएगा आपका, लग रहा है। तो आपको इसको काफ़ी गहराई से इस यूनिट को करना है, और क्योंकि इसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है और वीडियो को अंत तक देखना है। इसी तरीके की दूसरी वीडियो जो है चैनल के लिए ऊपर अपलोड की गई हैं, तो आप जो है अपने सिलेबस के हिसाब अपनी वीडियोज़ को चूज करो और ऑनलाइन क्लास करो, और ताकि आप जो है अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सेल्फ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलती है टाइम टू टाइम, और आप बेल आइकन को पक्का प्रेस कर ले ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी चीज़ आपको अगर बताना हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। तो ये है गुप्ता साम्राज्य उदय एवं विकास के बारे में। तो इसमें 13 पेज हैं, तो हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इसमें जो उद्देश्य है हमारा इसका कि उस टाइम पे क्या राजनीतिक हालात थे, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, और क्या क्या शक्तियाँ कैसे उदय हुआ, गुप्त शासन कैसे शुरू हुआ, कैसे उसका प्रसार हुआ, कैसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, उसकी सैनिक योग्यताएं क्या थी, ये सब प्रक्रियाएं होती है। प्रस्तावना के अंदर में क्या है, तो आपको इसके प्रस्तावना के अंदर में बताया कि उस टाइम पे ये जो है 4वीं शताब्दी में जो राजनीतिक स्थिति थी उनका हम विवेचन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे उसके बारे में, और जो है उसकी रूपरेखा के बारे में जानेंगे। उस टाइम पे क्या विवाद थे, राजाओं का उत्तराधिकार कैसे सेलेक्ट किया जाता था अपने उत्तराधिकारी को, ठीक है, और साम्राज्य को कैसे जो है उन्होंने निर्माण किया, सुदृढ़ किया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त राजाओं के बारे में हम सब सीखेंगे। ठीक है, और गुप्त राजाओं ने क्या क्या काम किए, गुप्त शासन के पतन के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारण थे। तो ये आ जाता है गुप्त शासन का जो पतन है वो क्यों हुआ। ठीक है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पहले पता कर लेते हैं, उस टाइम में कैसी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी में जो भारत जो था वो बहुत ही असंगठित था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक, ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 2 राज्य जो थे सबसे बड़े थे, उनको आपको याद रख लेना नाम, एक कुषाण और दक्षिण में जो थे सतवाहन। ये जो राज्य थे सबसे ज़्यादा थे। कुषाण एवं संघ जो थे सरदार 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक वर्षों तक जारी थे। कुषाण और संघ का जो शासन था, छोटे छोटे एरिया के राजा होते थे उस टाइम पे, काफ़ी कोई कुछ कमज़ोर होते थे, कुछ स्ट्रॉन्ग। जब कोई स्ट्रॉन्ग हो जाता था तो अपने आप को राजा घोषित कर देता था, इस तरीके से होता था उस पहले। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे आपकी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है कई जगह पे, उसका आपको सिंपल आपको स्टोरी टाइप में पता होना चाहिए ताकि आप अपना अच्छे से उसको ब्रीफ कर सकते हो सकता है आपको डेट नाम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको जो स्टोरी है एक्चुअल में वो सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी शुरू के 4वीं शताब्दी में, जो संक और कुषाण थे। तो उसके बाद कमज़ोर हो गई, तो सतवाहन जो था ना, उनका शासन आया। ठीक है, 3वीं शताब्दी के मध्य में वो भी लुप्त हो गई। इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो लुप्त हो गई कि राजनीतिक स्थिरता पैदा होगी। छोटी छोटी सत्ताएं थी, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो है नए परिवार उदय हुए, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया, जिनमें से राजनीतिक स्थिति गुप्त नाम का जो वंश जो 4वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उन्होंने अपने साम्राज्य बनाया। इसकी उत्पत्ति के बारे में अभी भी निश्चित नहीं है, कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं, कुछ इतिहासकार जो है कुछ बोलते हैं, तो अलग अलग समीक्षाएं हैं। अब उत्तर पश्चिम भारत में उस टाइम क्या राजनीतिक स्थिति थी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में। ठीक है, तो इसमें बताया कि 3वीं शताब्दी में जो है ईरान के अंदर जो सैनियों जो था ना, उनका राज्य स्थापित हो गया था, तो वो अटैक करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान वगैरह ये सब तब इंडिया में ही था। तो शक्तिशाली जो उस टाइप के कुषाण थे जो राजा थे, वो सेनानियों ने उनके ऊपर अटैक किया, तो उनको अपने अधीन कर लिया। फिर उनको अपने बस सरदार बना के रखा कि भाई तू यहाँ की देख रेख कर, तेरे से जो हमें टैक्स लेना है, जो पैसे लेने हैं, हमें इतना पैसा देते रहना। अगर आपने कोई आनाकानी कर दी तो फिर आपको जो है आप बस हमारे एज ए ठप्पा मास्टर हो। ठीक है, इस तरीके से राजा जो थे उस एरिया को जीत के दूसरे राजा को वापस दोबारा वैसे ही राजा बना देते थे, और उनसे जो है उपहार या भेंट लिया करते थे। तो इस सेम वही है
जो सैनियन है ना, उन्होंने कुषाण को ऐसे ही बना दिया, शक्तिशाली थे, उन्होंने उनको जीत लिया, फिर सरदार बना के रख दिया, और उनका जो क्षेत्र है वो सिंध और एरिया तक वो फैल गया। ठीक है, काफ़ी संख्या में जो है उस टाइम पे बहुत सारे सिक्के मिले अफ़गानिस्तान पंजाब के अंदर, तो उनके आधार पे ही हम उस टाइम के बारे में पता लगाते हैं। तो कुषाण शासकों का शासन था वहाँ पे। ठीक है, और अफ़गानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, कुषाण जो है उनके उत्तराधिकारियों के सिक्के वहाँ पे मिले, जिससे लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कुषाण शासक हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पे गुप्त शासकों के समकालीन ही। ठीक है, उन एरिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है वहाँ से भी कुछ पुराने सिक्के मिले हैं। और वहाँ पे बोला कि कुछ गणतंत्रीय राज्य थे, कोई पर्टिकुलर इतना राजा नहीं था स्ट्रॉन्ग वहाँ पे, तो सरदारों, छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, तो उनका वहाँ पे शासन होते थे। ठीक है, तो जो भी अपना सरदार जो था वो अपना कबीले का जो है अपने आप को शासक घोषित कर देता था। क्या कर देता था, मैंने जैसे पहले बताया, कोई भी कबीले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ, वो अपने आप को बोला मैं यहाँ का राजा हूँ। ऐसे होते थे छोटे छोटे एरिया के। तो समुद्रगुप्त ने जो है सभी को धीरे धीरे जीत लिया, कि सभी को धीरे धीरे जीत लिया। जैसे मुद्रा से कब था पंजाब में जो है, हरियाणा में क्या था, योधे। ठीक है, मालव में, राजस्थान में मालव था। तो इन सबको क्या है उसने धीरे धीरे करके जीत लिया। तो ये उनके जो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें जो प्रमाण है, उनमें इनके बारे में लिखा हुआ है। नागा जो थे उस टाइम के काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, तो नागाओं को जो है इन्होंने गुप्तों ने बहुत हराया। ठीक है, उत्तर भारत में काफ़ी शक्तिशाली थे। तो समुद्रगुप्त ने क्या सबको पराजित किया, नागा जाति को खास करके। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पश्चिम और मध्य भारत में उस टाइम की सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, हमें ऊपर हमने पढ़ लिया। अब नीचे करते हैं कि हम पश्चिम और मध्य भारत में उस टाइम की स्थिति क्या थी। तो पहले क्या था, उत्तर मौर्य काल में अक्षत्रप शासक हुआ करते थे। वो पश्चिम भारत के शासकों के रूप में स्थापित थे। अक्षास्तन शाखा का प्रसिद्ध जो शासक था वो संघ अस्त्रक्षप रुद्रदमन था। क्या था, आप ये नाम याद नहीं रख पाओगे तो बोलना, मौर्य काल के उस टाइम पे बहुत शासक थे वहाँ पे। जो था एक रुद्रदमन नाम का एक शासक था 304 ईस्वी में। उसके बाद जो है वहाँ पे जो शासन जो शुरू हुआ, नए शासन शुरू करना, और वो जो 4वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में गुप्त जो साम्राज्य था, चंद्रगुप्त टू था ना, चंद्रगुप्त टू, उसने उसको जीत लिया। ठीक है, और उसके क्षेत्र को अपने पास अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, और जो महाराष्ट्र का एरिया है, नागपुर का, 3वीं शताब्दी में नई राज्य शक्ति का उदय हुआ, उसका नाम था वकाटक। क्या नाम था, उस शक्ति का नाम था वकाटक। जो शासक बने, नए शासक उत्पन्न हुए। ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली थे, और उनकी जो राजधानी थी उसका नाम था वस्त गुलाम, जो आजकल अकोला जनपद के अंदर है। किसके, अकोला जनपद, वाशिम। ठीक है, वकाटक जो वंश था, उनका गुप्त जो थे उनके साथ वैवाहिक संबंध हो गया। वो उसकी लड़की से शादी करना, लड़कों का शादी करना आपस में, तो उससे क्या उनके संबंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो गुप्ता और वकाटक जो शासक है उनके संबंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जो रुद्रदमन था उसका हरा दिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में स्थिति कैसी थी, दक्षिण भारत में जो सतवाहन राज्य था, सतवाहन। ठीक है, कौन सा राज्य था, सतवाहन राज्य। तो कोई नए राजनीतिक घराने वहाँ पे पैदा हुए थे। आंध्र प्रदेश में जो था ये 2 टाइप के थे, अक्षवाकु और सलांकाय। अक्षवाकु और सलांकाय, ये राजवंश वहाँ पे थे। कर्नाटक में जो है शाही परिवार कौन सा था, कादम। कादम नाम से एक शाही परिवार था। ब्राह्मण मौर्य ये द्वारा किया गया था। उसका जो है शिलाविन्यास जो उस टाइम के होते थे, पत्थरों के ऊपर जो लिखावट होती थी, उनसे हमें ये सब जानकारी मिलती है। या कोई उस टाइम का साहित्य अवेलेबल है तो उसमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो तमिलनाडु में भी पल्लव जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। तमिलनाडु में जो शासक थे वो 9वीं शताब्दी तक वो रहे हैं। ठीक है, उनका शासन ना है। तो ये हमें प्रमाणों से पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है। जो तांबे की प्लेट्स बनाई हुई हैं उनके ऊपर जो लिखावट है उससे पता चलता है कि 250 सी से 350 सी के बीच में की वे चीज़ें हैं। तो जिस टाइम पे गुप्त शासन था वहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो ज़िले हैं, कांची में जो है, कांचीपुरम में पल्लवों की राजधानी थी। किसकी थी, कांची जो है, कांचीपुरम, वो किसकी थी, पल्लवों की राजधानी थी। उसको भी जो है समुद्रगुप्त ने जो अपना सैनिक अभियान शुरू करके उसको क्या है, हरा दिया था।
कांची में पराजित कर दिया था पल्लवों को, ठीक है। और फिर जो है उस क्षेत्र को उन्हीं को हैंड ओवर कर देते हैं। उस टाइम पे जो बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वो जंगल वाला जो एरिया है, उस टाइम में भी धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य जो है वो रखने लगे थे। एक नई राजनीतिक विशेषता था। तो गुप्तों का प्रादुर्भाव के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे कि इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त शब्द का शासन सबसे पहले शिवगुप्त नाम का जो उल्लेख है शिलालेख के अंदर, सतवाहन शिलालेख के अंदर, तो वहाँ से मानते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही इसको बताना जटिल है कि कहाँ से इनका उदय हुआ, कहाँ पे इनका जो है, कहाँ से इनका शुरू हुआ एज ए जो अपना कैरियर है उसमें राजनीति के अंदर। तो इसमें बताया कि बंगाल, कोई बोलता है कि वो बंगाल के थे, कोई बोलता है बिहार के थे, कोई बोलता है उत्तर प्रदेश के, वहाँ से उनकी गुप्तों की उत्पत्ति हुई। लेकिन उसके जो मैक्सिमम जो इतिहासकार मानते हैं वो इलाहाबाद के आसपास से मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी बहुत सारे सिक्कों का भंडार भी क्या है, मिला है। और पुराणों के आधार पर भी यही पता चलता है कि वहाँ पे वो इलाहाबाद के आसपास के एरिया में उनका जो है अस्तित्व पैदा हुआ था, ठीक है। तो कुषाणों के शासन 30वीं शताब्दी में जो अंतिम दशकों में कुषाणों के शासन की एक शाखा पश्चिम भारत में गुप्त शासक बने, ठीक है। तो 4वीं शताब्दी में जो है ऐसे स्वतंत्र शासक भी हो सकते हैं उस टाइम पे, ठीक। अभिलेख बताते हैं कि श्रीगुप्त प्रथम राजा था। कौन था प्रथम राजा? श्रीगुप्त। उसके बाद घटोत्कच, ठीक है। तो पहला जो राजा था आज गुप्तों का, चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने जो है अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी थी, ठीक है। और उसने जो संबंध की थी वो लक्षियों से वैवाहिक संबंध किए थे, ताकि उनके जो संबंध है वो अच्छे बने रहें। और उनके पड़ोस के जो राजा हैं उनसे चंद्रगुप्त की जो रानी थी वो कुमार देवी, उनके भी सिक्के उनके मिलते हैं। और उस पर जो लक्ष्मी जो देवी है उसका चित्र बना हुआ है। तो इन सिक्कों से निष्कर्ष निकलता है कि गुप्त शासन और कुषाण शासकों के क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट की सीमा का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जो है उनका राज्य था। चंद्रगुप्त जो है 1319 से 1320 ईस्वी के बीच में उनका नया साल उन्होंने शुरू किया अपना, ठीक है। तो नया साल प्रारंभ किया, जिसको बोलते हैं गुप्ता संवत। वो पहली उपाधि थी महाराजाधिराज की, जिसको उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया। हमने पहले भी पता, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटा का पुत्र जो है समुद्रगुप्त को जो है उसने भी काफ़ी राज्य अपना प्रचार जो है किया, अपने प्रसार किया अपने राज्य का उसने। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर दोबारा चंद्रगुप्त आएगा। आपको इस सीक्वेंस को पता होना चाहिए। अभी जो है हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो प्रयाग के जो शिलालेख है, अशोक के स्तंभ है, उनमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त को जो विषय उसकी विजयों के बारे में बताता है। हरिशेष नाम का, ये नाम याद रख लेना, हरिशेष नाम का जो एक राज्य अधिकारी था, उसने 33 पंक्तियों में उसके बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि, ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो है बहुत ही भावनात्मक अंदाज में जो अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कुछ जो दरबारी आनंदित हो गए, कुछ में ईर्ष्या हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? राजा जब किसी राजकुमार को दावेदारी पेश करता था राजा बनने के लिए, तो उसने वहाँ पे जो है उनको शांत भी किया। तो अपोजिशन होता था उस टाइम पे, कोई बोलता था इसको क्यों बनाया, कोई बोलता था इसको क्यों। उनके परिवार में आपस में कलह होता था इस तरीके से। तो कुछ इसमें विवाद भी मानते हैं, क्योंकि कच्छ के एरिया में जो समुद्रगुप्त के नाम के कोई सिक्के नहीं वहाँ पे हैं। कच्छ के अंदर जो सिक्के हैं वो किसी दूसरे राजा के नाम से है। तो समुद्रगुप्त को क्या है, उस टाइम पे उसका अपोज ज़्यादा किया। उसके भाई उसके विरुद्ध में खड़े हो गए सिंहासन में, कच्छ के सिंहासन पे बैठ गया और अपना, किंतु उत्तराधिकारी की लड़ाई में वो फिर मारा गया, उसका भैया समुद्रगुप्त का। भाई की याद में बोलते हैं कि उसने वो सिक्के चलाए होंगे जो कच्छ में है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का प्रारंभिक नाम कच्छ था, हो सकता है पहला नाम कच्छ था, तो इसलिए कब समुद्रगुप्त के नाम से जो है कच्छ के नाम से वहाँ पे सिक्के चले हों। तो इन सब का यही निचोड़ है कि पहले जो है कुछ उसका अपोज हुआ होगा समुद्रगुप्त का, लेकिन बाद में जो है उसने उन सब का दमन कर दिया और अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
पर तो ये सब चीज़ें लिखना है कि समुद्रगुप्त कैसे बना, क्यों उसका खोज हुआ, अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ यार, हम इतनी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए, तो यार लाइक करो इसको और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि दूसरे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे। तो लाइक पक्का करो। हाँ, आप लाइक नहीं करते, देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है कि कोई लाइक कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक यार। तो प्रसार और सुदृढ़ीकरण के बारे में हम बात करेंगे, कैसे वे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया। तो गुप्त जो शासक थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया अपने राज्य को, आक्रामक उनकी नीति थी हमेशा से ही। और अपने जो आसपास के जो, यही लिखना है कि उन्हें जो उनके आसपास के जो थे एरिया, उनको वो जीतने की कोशिश करते थे और राजाओं को पुनः स्थापित कर देते थे जीतने के बाद, पराजित करने के बाद उनका वहाँ पे शासन कायम हो जाता था। और अगर कोई उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेता था तो उपहार के स्वरूप में वो उनको कुछ ना कुछ देते थे, तो उसको दोबारा राजा बना के वहाँ से वो चले जाते थे। कमांड एंड कंट्रोल किसका रहता था? गुप्तों का रहता था। ठीक है, तो इस समस्या का हल तो यही था। तो सब बहुत आक्रामक नीति थी समुद्रगुप्त की, और बहुत सारे सैनिक अभियान उसने चलाए। जो हरिशेष मैंने बताया था ना, हरिशेष ने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है, उसने जो बुक है एक प्रयाग प्रशस्ति, जो इसका ये अधिकार था, उसने उसके बारे में लिखा है। तो उसका जो सैनिक अभियान था, एक था आर्यव्रत सैनिक अभियान, 2 अभियान थे उसके, एक दक्षिण का अभियान था। तो समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से लिखना। समुद्रगुप्त ने पहला आर्यव्रत के नाम का पहला सैनिक अभियान चलाया था, प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में बताया गया है ना। और जो 3 राजाओं को उसने हराया था, उद्दत, दक्षिण में भी, ठीक है। 9 राजाओं के नाम ऐसे हैं जो जिनको उसने हराया। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है उत्तराधिकार के जाल में फंसा हुआ था, लेकिन बाद में क्या है, उसने उनको सबको मुंह बंद कर दिया। तो उसके बाद आते हैं, इतिहासकारों को कहना है कि जो ये अछूत्य अहिच, नागसेन ग्वालियर का जो एरिया है, कोटा का जो परिवार है, पूर्वी जो पंजाब है, दिल्ली का जो एरिया है, इसमें जो है बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। समुद्रगुप्त ने उन सबको पराजित कर दिया, एक गंगा की घाटी पर अपना जो है पूरा अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त ने काफ़ी बड़े एरिया को अपने अंडर में ले लिया था, जीत लिया था। फिर दक्षिण का जो अभियान हुए तो उसने कितने 12 शासकों को बुरी तरीके से पराजित किया और उनको दोबारा स्थापित करके वहाँ से अपना कमांड एंड कंट्रोल कर दिया और अपने एरिया को जो है उसने अपने राज्य को बढ़ा दिया। तो ये है, महेंद्र को हरा था, व्यागराज को, ठीक है, कौशल, महंतकार, कोरता, पिष्टपुर, कोटूरा। तो ये पुराने नाम हैं। जो नए हैं, चकोला, गोदावरी घाटी जैसे लोर, विशाखापट्टनम, देवराष्ट्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 12 को हराया। और मतभेद है एक उसमें कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है दक्षिण के जो राजाओं के प्रति उसने सहानुभूति दिखाया है, उनको अधिकृत कर लिया और फिर उसके बाद उनको क्या मुक्त कर दिया। तो दक्षिण में जो उसका क्या था, दक्षिण में जो उसका प्रचार एवं प्रसार था उसमें थोड़ा अलग तरीका का था, नॉर्थ में जो था वो अलग तरीके का था। ठीक, तो इस तरीके से दक्षिण के राजाओं के प्रति उसका जो है रुख थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, ये इसमें बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, अधिक शक्तिशाली पश्चिम बंगाल में जो शासन थे, नए प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इसमें लिखा है समुद्रगुप्त ने सेवकों जैसी स्थिति में पहुंचा दिया था। जो नए वंश थे पश्चिम बंगाल एरिया में, उन पर अटैक कर करके उनको सेवकों जैसी स्थिति में उनको पहुंचा दिया था। तो भेंट स्वरूप क्या करते थे, उनको हराने के बाद फिर उन्हीं को राजा बना देते थे, एज ए सरदार के रूप में वो रहते थे। उनसे भेंट या नजराना जो है वार्षिक रूप से या कैसे भी करके उनसे लेते रहते थे। तो ऐसे होता था। और फिर आपस में पुत्र और पुत्रियों का आपस में विवाह कर देते थे या स्वयं का विवाह कर लेते थे, तो उनसे जो है आपसी संबंध उनके स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। ठीक है, तो ये थे कुषाण, जो विदेशी शासक आए, कुषाण और संघ, तो और श्रीलंका के शासक भी जो शामिल हैं। समुद्रगुप्त की स्वीकृति उनको जो थी प्राप्त करनी पड़ती थी और उन्होंने जो है सबको अपने अधीनस्थ बना लिया था इन राज्यों को। ठीक है, अधीनस्थ राज्य थे। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिशेन ने लिखा ना। उसमें उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वे सैनिक अभियान किए, आधारशिलाएँ रखी। तो ये हो गया उसका
ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है होता है कि चंद्रगुप्त के प्रसार में समुद्रगुप्त द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में बताएं, या उत्तरी भारत में जो छोटी छोटी शक्तियाँ उस टाइम पे उदय हुई थी उनके बारे में बताइए गुप्त काल के टाइम पे। ठीक है, तो अभी आ गया चंद्रगुप्त टू। पहले आया चंद्रगुप्त, फिर उसका लड़का आया समुद्रगुप्त, फिर दोबारा आया चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू भी ने भी काफ़ी काम किया अपने राज्य के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, उस तांबे के जो सिक्के हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। कुछ कहते हैं विद्वान कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई, इनकी कहानी का आपको बताना चाहिए। देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है कि जो चंद्रगुप्त टू था उसने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। क्योंकि रामगुप्त जो था वो शंको से हार रहा था और अपनी बीवी को जो है उनके हैंड ओवर कर रहा था, उनके हवाले कर रहा था। तो फिर चंद्रगुप्त वहाँ पे गए वेश बदल के और उस राजा को हरा दिया। दुर्बुद देवी के भेष में वहाँ पे गए थे। ठीक है, और संगराजे के शिविर में गए और उसको मार दिया वहाँ पे और उसको जीत लिया। फिर अब उसके भाई के साथ उसकी जो है शत्रुता होगी, तो उसकी वजह से फिर उनमें आपस में उसको भी उसने मार दिया या क्या है। तो इस तरीके से फिर उसकी भाभी से उसने शादी कर लिया। फिर उसने दूसरी जो राजकुमारी से शादी किया उसका नाम था कुबेर नाग। ठीक है, वो दूसरे जो 2-2 3 दिन शादी इसलिए करते थे कि जिस राज्य को जीता वहाँ पे उसकी राजकुमारी से शादी कर ली, उसकी लड़की से शादी कर ली, ताकि आपसी घनिष्ठ जो संबंध है वो बने रहे। ठीक है, तो इस तरीके से उस टाइम पे होता था। शुंग नरेश जो था रुद्र सिंह थर्ड को पराजित किया था और उसके भी एरिया को ग्रहण कर लिया था। वो लास्ट राजा था संघ अक्षत्रप शासन का। ठीक है, गुजरात काठियावाड़ के आसपास मालवा गुप्त साम्राज्य का एक अंग था। तो बहुत सारे अभियान उसने चलाए। वाकाटकों के साथ उसके वैवाहिक संबंध उन्होंने सेटअप किए अपने, ताकि जो उनके राजनीतिक संबंध अच्छे रहें। ठीक, तो शंको का जो शासन था उसके बारे में बताया। इस काल में शंकर द्वारा जारी किए गए सिक्के प्राप्त नहीं होते, यद्यपि अवरोध उनके द्वारा जारी किए पहली 4 शताब्दी शंकों के द्वारा कोई सिक्के प्राप्त नहीं होते। ठीक है, गुप्त शासकों के जो सिक्के हैं वो शंकों के शासकों के तरह ही है, उसमें बस थोड़े से चिन्ह चेंज किए गए हैं। ठीक, और इसमें जो है साकरी विक्रमादित्य परंपरा बदल दी गई। इसका अर्थ है कि विक्रमादित्य शंकों का शत्रु समझा जाने लगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहेगा शंकों के शत्रु के रूप में जाने लगा, क्योंकि वो शंकों के सामने बहुत उसने विरुद्ध जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो महरौली के स्तंभ में भी बहुत सारे कुतुब मीनार, उसमें बहुत सारे अभिलेख हैं, उन्होंने किस किस को पराजित किया। फिर नाट्य रूप में भी लिखा हुआ है उसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, विजय के बारे में। महरौली के जो अभिलेख है बंगाल के शत्रुओं पर चंद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है कि बंगाल में किस तरीके से किया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम कह सकते हैं साम्राज्य सीमा उत्तर पश्चिम सीमाओं तक उसने बहुत बड़ा अपना पूरा राज्य है चारों डायरेक्शन में बढ़ा दिया था। जो चीनी यात्री फेयान जो था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत में आया था, तो उसने बताया कि उस टाइम पे जो है राजा जो था वहाँ का, उसका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसके टाइम में जनता बहुत ही संपन्न और खुश थी, ये उसने लिखा है। ये 415 से 1600 ईस्वी के आसपास बात है। उसके बाद कुमारगुप्त, अभी किसका है, चंद्रगुप्त टू के बाद दोबारा आएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त में कुछ नहीं है, वो कुमारगुप्त उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं सिक्कों से एटा ज़िले के आसपास। ठीक है, 415 सी के में फैजाबाद, जिसको करमदंद कहते थे, उसमें लिखा हुआ है कि उसने अपनी जो सीमाएं हैं वो चारों समुद्रों तक फैला दी थी, अपने राज्य को इस तरीके से बढ़ा दिया था। मंदसौर के शिलान्यास में भी कुमारगुप्त के शासन के बारे में बताया गया है। दामोदर ताम्र तस्तरी के ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुमारगुप्त की जो तिथि है वो 445 सी के आसपास है। 136 जो है गुप्त संवत, उन्होंने गुप्ता ने अपना वहाँ से जो है अपना सन स्टार्ट कर दिया था ना, तो इतने तक तो गुजरात तक ये फैला हुआ है। अश्वमेध यज्ञ भी किया था उस टाइम पे उन्होंने, ये जो गुप्ताज होते थे। ठीक है, और विदेशी आक्रमण उनके होते रहते थे। स्कंदगुप्त के प्रयत्नों के फलस्वरूप उसको रोका जा सका। बाहर के जो विदेशी आक्रमण होते थे तो स्कंदगुप्त ने उनको एक बार थोड़ा रोका। वैवाहिक संबंध आपस में स्थापित करते थे।
तो ये थे कुमारगुप्त के बाद अभी उसका भी बेटा हो गया स्कंदगुप्त। तो इसी तरीके से स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया। वो उत्तराधिकारी बना, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था वो, ठीक है। सब उसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने जो है आक्रमण कर दिया, उसको भी उसको सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जो है हुनों को थोड़ा पीछे धकेल दिया लड़ाई में, ठीक। और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि बार बार युद्ध जारी रहते थे, तो जो सोना है जो भी है उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो स्कंदगुप्त द्वारा जो चांदी, पहले उसने सोने के सिक्के जारी किए थे वो बहुत काफ़ी कम थे, लेकिन वो भारी थे संख्या में। फिर उसने जो है चांदी के सिक्के, नए सिक्कों को उन्होंने प्रचलन शुरू किया। कौन से? चांदी के सिक्के जारी किए फिर। तो ये चीज़ें थी। जनहित कार्यों के बारे में देखते थे। झील का निर्माण, जो सुदर्शन झील है, वो जो गुप्ता के जो अधिकारी है उन्होंने तो कई बार उसकी मरम्मत कराई, ताकि लोगों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। स्कंदगुप्त के शासन पतन हो गया उसके बाद। स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ है, उत्तराधिकारी के क्रम में जो है स्कंदगुप्त का सिंहासन, उचित उत्तराधिकारी नहीं मिला उसके बाद कोई उसको, और दावेदारी के लिए संघर्ष होने लगे। जो उसकी मोहरें हैं और जो कुमारगुप्त फर्स्ट या उसके पूर्व गुप्त में जो लेख है, गुप्त शासक के विघटन होना शुरू हो गया। स्कंदगुप्त के शासन में आरंभ में ही शुरू हो गया था। तो इसमें उसका उल्लेख है, चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से होता है। तो इसमें क्या है, विघटन के कारण आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के कारण सबसे पहले तो उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके कबीले, शक्तिशाली कबीला था, उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी थी, तो उत्तर पश्चिम की ओर से उन्होंने क्या है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब उनको संभालने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ा, और उनको पीछे हटाने में काफ़ी खर्चा हुआ। तो 5वीं शताब्दी के अंत तक जो है हुन का जो तोरमन जो है पश्चिमी और केंद्रीय अधिकतर भागों में अपना उसने आधिपत्य बना लिया था, ठीक है। फिर उसका बेटा महिरकुल, वो भी आगे बढ़ता रहा। तो हुनों का जो आक्रमण था वो उत्तर पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों के लिए बहुत घातक साबित हुआ। प्रशासनिक कमजोरी, वो क्या करते थे, सबसे बड़ी कमजोरी उनकी क्या थी, जिस राज्य को जीता उसी को फिर राजा को दोबारा राजा बना दिया, उपहार के स्वरूप जो है उनसे पैसे ले लिए, धन ले लिया। लेकिन जब अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी कि मान लिया कि कोई राजा बनाना है और वो जो है अप डाउन चल रहा है उसका, वो स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ये प्रेशर ही सबसे ज़्यादा हुई उनके साथ, और जिससे जो है उनका राज्य जो है कमज़ोर होता चला गया, ठीक है। तो ये थी, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके को क्वेश्चन आएगा इसमें। ये आ सकता है चंद्रगुप्त के सेकंड के सैनिक अभियानों का वर्णन करो, ठीक है, या फिर गुप्त साम्राज्य का विघटन किया, इसके बारे में बताइए। तो इस तरीके की अगर कोई भी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको करते रहना। अगली यूनिट जस्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको जो है सबसे पहले इसकी अपडेट मिले। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।